सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप कर रहे हैं टेट, सुपर टेट, खासकर अभी जो आपका एग्जाम एक मंथ बचा हुआ है सी टेट की तैयारी। तो आइए स्वागत करते हैं हम आपको अपने YouTube चैनल और आपके अपनी संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास में। केवल कॉल करनी है 7985789062 पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगर आप मेरे प्रिय छात्रों हमारा टेली नामक ग्राम नहीं ज्वाइन किया है, टेली नामक ग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे मेरे प्रिय छात्रों आपको मिलता है आपका अपना PDF नोट्स। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा, ये कल का होमवर्क था एक्चुअली है, तो आज इसको हम सॉल्व भी करा दे रहे हैं। निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम विषय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। 8वीं कक्षा तक पर्यंतम मतलब तक शिक्षण का माध्यम के विषय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या बोलता है, चलो बताओ। सारे छात्र बताएंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी छात्रों का जी। क्या होगा 8वीं कक्षा तक सारे छात्र बताएंगे जो भी जुड़े हुए हैं। मेरे प्रिय छात्रों सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी क्लास में संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन YouTube चैनल पर। मेरे प्रिय छात्रों सभी का गद्यांश की वीडियो आपको दे दी गई है, सारे छात्र उसको जरूर देखिएगा, वह आपके लिए यूजफुल होगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जो गद्यांश की वीडियो आपको, ट्रिक वाली वीडियो आपको बता दी गई है। चलते हैं, तो यहां कहते हैं अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथा संभव मातृभाषा शिक्षण माध्यमम भवितव्या। कह रहे हैं जहां तक संभव हो मेरे प्रिय छात्रों, जो शिक्षण का माध्यम हो वह मातृभाषा होनी चाहिए 8वीं कक्षा तक। समझे कि नहीं समझे? ये 8वीं कक्षा पर्यंतम मतलब तक होता है। ये सब जो छोटी छोटी मीनिंग्स होती हैं या हमेशा जानते रहा करो, ठीक है। शिक्षण का माध्यम का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है, वह संस्तुति देता है कि 8वीं कक्षा तक जहां तक संभव हो मातृभाषा में शिक्षण हो, भवितव्य मतलब होना चाहिए। आई बात गई समझ में? बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों, सभी को स्वागत है। हर हर महादेव शंभो, जय भोलेनाथ की जय हो, जय हो। आइए जी आगे बढ़ो जी। अगला प्रश्न है, ये कल का होमवर्क था, तो जिन छात्रों ने ए कहा था एकदम राइट आंसर दिया था, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया उत्तर किया है। डेली बेसिस पर होमवर्क का आंसर किया करो, आपका लाभ होगा, आपको उससे काफी लाभ मिलेगा जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधाने हिंदी भाषायाः किम स्थानम विद्यते। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार यह प्रश्न आया है। एक बार 2 बार नहीं, यह कई बार आपके ऑनलाइन मोड में आया हुआ प्रश्न है। समझे कि नहीं मेरे प्रिय छात्रों? ये हिंदी भाषा का क्या स्थान है भारतीय संविधान में? हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, इन दोनों के बारे में कई बार, 1-2 प्रश्न ही कई बार आया है। तो निवेदन है बस इतना मेरे प्रिय छात्रों कि जरूर से जरूर सभी छात्रों से निवेदन है, आ जाओ, शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ आपकी क्लास को। कह रहे हैं राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इतना ज्यादा बार इसको आप लोगों ने कर लिया है, जिसके विषय में आपने जान लिया है, समझ लिया है। हिंदी भाषा जो है वह राजभाषा, विदेशी भाषा, भारतीय भाषा, सह राजभाषा। तो आपने सही उत्तर किया है, एक तरफ से बहुत खूबसूरत सा आंसर आ रहा है और आपसे यही उम्मीद है ना जी, कि आप बेहतर आंसर करते हो
तभी तो कहते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं। वह राजभाषा के रूप में स्वीकृत है भारतीय संविधान में। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई समस्या जी नहीं। सह राजभाषा के तौर पर आपकी अंग्रेजी भाषा है। हाँ, कौन सी? अंग्रेजी। संस्कृत में क्या लिख के आती है जी? ये आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा, समझे ना जी? आंग्ल भाषा यह सह राजभाषा के रूप में स्वीकृत है, जबकि राजभाषा के रूप में आपकी हिंदी भाषा भारतीय संविधान में इसकी स्थिति और परिस्थिति है। कोई दिक्कत? आवाज जा रही है? कोई समस्या तो नहीं ना जी? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, लिखो राजभाषा से क्या तात्पर्य? किसी देश या राज्य सरकार द्वारा उसके प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। समझे ना जी? हाँ, तो राजभाषा होती क्या है कि तो किसी देश या राज्य सरकार द्वारा उसके जो प्रशासनिक कार्य संपन्न जिस भाषा में होते हैं उसे ही वहां की राजभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है जी। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश या देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा को महत्व प्राप्त होता है। यह होती है आपकी राजभाषा। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों? आई बात गई समझ में? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं भाई सह राजभाषा क्या होती है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? तो कहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजभाषा है। बताना जी, अंग्रेजी या आंग्ल भाषा जिसका प्रयोग हिंदी भाषा के अतिरिक्त सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा आंसर सभी छात्रों का आया था। ऑल द बेस्ट, एकदम लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है शिक्षणे भाषायाः केंद्रिकतायाः अभिप्रायो अस्ति, कि किसी शिक्षण में जो भाषा होती है वो केंद्र में होती है, इसका अभिप्राय क्या है? जल्दी बताओ। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सब लोग फटाफट सुपर 30 के सुपर 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 से डुपर वाली क्लास में आपका बहुत स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। शिक्षण में जो भाषा होती है वह केंद्र में होती है, इसका अभिप्राय क्या है? जल्दी फटाफट बोलोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। जिन छात्रों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है उनसे निवेदन है, बहुत बहुत स्वागत। सभी छात्र लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए सेशन को आएंगे। चलते चलते जहां हाँ हर हर महादेव शंभो बोलते हुए फटाफट आंसर करेंगे सभी के सभी छात्र। मेरे प्रिय छात्रों, कि अन्येषां विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण योगदान ददाति, अन्य विषयों के शिक्षण में भाषा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। या भाषा अधिगमे अंतर्वस्तु विषया कंटेंट शब्द महत्वपूर्ण होता है। या भाषा अधिगमे विषय वस्तु अधिगमः च पृथक पृथक भवतः, भाषा के अधिगम में विषय वस्तु और अधिगम अलग अलग होता है। अंतर्वस्तु विषय से अध्यापकाय भाषा प्रति अवधानम न आवश्यकम, जो विषय वस्तु और विषय के अध्यापक का भाषा के प्रति ध्यान नहीं होना चाहिए, ना हो, अवधान ना आवश्यक, ध्यान देना आवश्यक नहीं है। तो जो भाषा होती है वह किसी भी शिक्षण का वह केंद्र होती है। इसका अभिप्राय उन्होंने पूछा है, ये देखते हैं क्या बोलते हैं। बहुत खूबसूरत, एकदम लल्लन टाम चौकस उत्तर कर रहे हो जी, एकदम खतरनाक। कौ कसम खा ले, खाएंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छा सा आंसर कर रहे हैं आप लोग। कह रहे हैं ए, बिल्कुल, कि भाषा जो है शिक्षण में वह केंद्र में होती है। हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, मैंने भाषा की विशेषता के विषय में मैंने पढ़ाया है, भाषा या विशिष्टता। मैंने रिवीजन क्लास में भी परसों मैंने क्लास ली थी, उसमें भाषा की विशेषता के विषय में बताया था कि भाषा जो होती है वह आचार विचार और अपने माध्यम होती है, अपने भावों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होती है, एक साधन होती है। तो अगर हम कुछ भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, शिक्षण का मतलब होता है अंतःक्रिया, छात्र और शिक्षक और आपकी पाठ्यवस्तु, आप है ना जी। अगर वो अंतःक्रिया का माध्यम क्या होता है तो आपकी भाषा होती है, आपकी लैंग्वेज होती है। तो विदाउट लैंग्वेज बिल्कुल संभव कुछ नहीं है। तो आपका ए इज द राइट आंसर, बाकी सब हैं गलत। मेरे प्रिय छात्रों, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कॉपी समस्या तो नास्ती, आई बात गई समझ में। मेरे प्रिय छात्रों, थोड़ा थोड़ा सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप हमारी ऊर्जा हैं, आप हैं तो संस्कृत चंद्रा है। बताओ, कविताम पाठ्यन अध्यापकः निम्नलिखिते ध्यानम प्रयच्छेत, कविता पढ़ाते हुए अध्यापक ध्यान कहां देता है? जल्दी बताओ मेरे प्रिय छात्रों। कविता पढ़ाते हुए, हाँ जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। निवेदन बस इतना है, जो छात्र अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, वो लाइक शेयर कर देंगे, जिम्मेदारी उनकी है। मेरे प्रिय छात्रों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।
कवितायाः रसास्वादने मूल्यांकने च। कविता पढ़ाते हुए अध्यापक को ध्यान कहां देना चाहिए कि कविता के रसास्वादन पे और उसके मूल्यांकन पे, या शब्दावल्याम शब्दकोश परामर्शे, या शब्दावली या शब्दकोश के परामर्श पर, या व्याकरणे नियमानाम प्रयोगे, या व्याकरण में नियमों के प्रयोग में, या लेखन के विकास में। फटाफट बताएंगे। जितने छात्र जुड़े हुए हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। जिन छात्रों ने पैसेज की ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है, पैसेज की ट्रिक वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैंने कल उसको अपलोड कर दिया है, वह आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। और जैसे ही ट्रिक वाली वीडियो देखना, जाके फटाक से एक पैसेज हल कर लेना। हाँ जी, बताओ कविता पढ़ाते हुए ध्यान किस पर ध्यान? तो बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल ये रसास्वादन आनंद भूत्यर्थम है ना जी। और क्या क्या जी? रसास्वादनम आनंद भूत्यर्थम, क्या जी? आनंद भूत्यर्थम, ठीक है जी। समीक्षणार्थम, ये सब कीवर्ड किसके हैं कविता के संबंध में? समीक्षणार्थम अस्तु, समीक्षणार्थम आनंद भूत्यर्थम, यति गति लय, यति गति लय है ना जी, छंद, ठीक है जी। और भाव भंगिमा या भाव भंगिमा माध्यमेन, भाव भंगिमा माध्यमेन कविता पाठन अस्तु, भाव भंगिमा माध्यमेन। ये सारे कीवर्ड क्या है? अगर कहीं पर लिखा होगा, किसी भी ऑप्शन होगा, कविता या काव्य से संबंधित प्रश्न होगा, तो हमेशा वह सही होता है, राइट वाला आंसर होता है। सच्ची बता रहे मेरे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो बिल्कुल कर लो, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। परिच्छेद लेखने निबंध लेखने व छात्रा विभिन्नासु अवस्थासु गच्छन्ति। कह रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों, क्या बोल रहे हैं जी? कह रहे हैं कि परिच्छेद लेखन में, निबंध लेखन में छात्र विभिन्न अवस्थाओं में जाता है। समझे ना जी? कोई परिच्छेद लिख रहा है, कोई अनुच्छेद लिख रहा है, तो अनेक परिस्थितियों में वह जाता है। यासु मतलब जिसमें ते विचारान संकलयन्ति, जिसमें वह विचारों का संकलन करता है। रूपरेखा निर्मान्ति, रूपरेखा का निर्माण करता है। प्रथमम प्रारूपम लिखन्ति, फिर प्रथम प्रारूप लिखता है। ध्यान देना, पढ़ाया है मैंने इसको। एतब अभिवर्धनते अंतिमम प्रारूपम लिखति, इसको बढ़ाते हुए वह अंतिम प्रारूप का लेखन करता है। च संशोधनम कुर्वन्ति, और संशोधन भी करता है। लेखनस्य इयं प्रक्रिया, लेखन की इयं मतलब यह प्रक्रिया। का कथते, का बोलोगे? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी। नहीं जी, कौन सा सही है? लेखन से उत्पादन प्रक्रिया है, यह लेखन से क्रियान्वयन प्रक्रिया है, या लेखन से चिंतन प्रक्रिया है, या लेखन से छात्र केंद्रित प्रक्रिया है? सभी लोग बताओगे। एक शिक्षिका है जी, फटाफट बताएंगे। सब लोग कह रहे हैं ए बी ए बी ए बी। इधर आओ, थोड़ी इधर आओ। जितने छात्रों ने कहा है ए, तो ए इज द बिल्कुल और बिल्कुल गलत आंसर। बड़े आए, ले ए वालों पहले अपना मुंह देख लो, सुबेरे सुबेरे बढ़िया सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा मुंह ले देख लो, है जी। बड़े आए, ये हैं ए वाले हैं, देख लो। और जिन छात्रों ने कहा है बी, एकदम राइट आंसर है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर किया, ऑल द बेस्ट। ध्यान देना, जब हम लेखन की विभिन्न अवस्थाओं में जाकर लेखन कार्य करते हैं, जिसमें हम विचार, अपने विचारों का समाहित संकलन करते हैं, विचारोत्तेजन होता है, रूपरेखा बनाते हैं, प्रारूप लेखन करते हैं, फिर अंतिम प्रारूप लेखन करते हैं, फिर संशोधन करते हैं, संपादित करते हैं। ये जो सारी क्रियाएं होती हैं मेरे प्रिय छात्रों, ये लेखन की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। कितनी बार बताया? कई बार बताया, ध्यान दिया करो। यह लेखन की एक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो बिल्कुल लेखन का या क्रियान्वयन हो रहा प्रोसेस, प्रक्रिया है। समझे ना जी? तो बिल्कुल बी इज द लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है मेरे प्रिय छात्रों। थोड़ा थोड़ा सेशन को और बढ़ाते रहिए। जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन मेरे प्रिय छात्र। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं जी, चलो जी बढ़ते हैं जी। बिल्कुल बहुत खूबसूरत सा। अगर आपने बी कहा है तो राइट है, ए कहा है तुम्हारा मुंह देख लो, अच्छे दिख रहे हैं आप, हैं सुबेरे सुबेरे। ऐसे कैसे देख रहे हैं ए की तरफ? ऐसे नहीं देखना है जी, है ना जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर कर रहे हैं। तो बी इज द राइट आंसर। हमेशा जब भी कभी अगर कहीं आपको ऑप्शन में लेखन की बात की गई हो और उसमें रूपरेखा का निर्माण, प्रारूप लेखन हो, संशोधन हो, ऐसी चीजें हो, तो समझ लेना वो एक प्रोसेस में है, वह एक प्रोसेस क्रियान्वयन हो रहा है, लेखन का प्रक्रिया के रूप में है। तो बिल्कुल आपका बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। केसांचित भाषा शास्त्री नाम मतानुसारम कथमम कथनम सत्यम अस्ति। केसांचित किसी भाषा शास्त्री के मत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलेंगे जी। किसी भाषा शास्त्री के मत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? भाषा अधिग्रहणम स्वाभाविकी अविचारिता च प्रक्रिया भवति। भाषा अधिग्रहण जो होता है, समझ लेना, वह स्वाभाविक और अविचारित प्रक्रिया होती है। भाषा अधिगम सब प्रयास विचारितश्च भवति। और जो भाषा का अधिगम होता है वह प्रयास से युक्त और विचारित प्रक्रिया होती है। भाषा अधिगम स्वाभाविक अविचारिता प्रक्रिया होती। और जो भाषा का अधिगम है वह स्वाभाविक और अविचारित होती है, या भाषा अधिग्रहणम स्वाभाविकम अविचारितम च भवति। मेरे प्रिय छात्रों, वैसे तो यहां पर एक जो आपका यह प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा झेलाऊ प्रश्न है। पूछो कैसे है? क्योंकि ये, लेकिन प्रश्न यही है, भाषा शास्त्र के यहां सत्यम, कौन सा कथन सत्य है? ऐसी स्थिति में आपको पहला कथन, भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक होती है, जो भाषा अर्जन अधिग्रहण होता है वह स्वाभाविक होती है और अविचारित होती है, ये भी बात सही है। भाषा का जो अधिगम होता है वह सब प्रयास से युक्त होता है, यह भी बात सही है, और विचारित भी होता है, पहले से वह विचारित भी होता है, यह भी बात सही है। फिर कहते हैं भाषा अधिग्रहणम, वही पे स्वाभाविक और अविचारित, यह भी सही है। लेकिन जो भाषा का अधिगम होता है वह स्वाभाविक और अविचारित नहीं होती है, भाषा का अधिगम प्रयास और विचारित से होता है। तो यहां पे इनको एक्चुअली प्रश्न क्या करना चाहिए था? कथनम कथनम सत्यम सत्यम नास्ति, यहां नास्ति होना चाहिए था, है ना जी, तब आपका सी सही हो जाता। अगर इन्होंने सत्य पूछा है तो इसमें यह भी कथन सत्य है, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। ठीक है, तो हमको उत्तर, फिलहाल आप तो बहुत सुधी हैं, बुद्धिमान हैं, सब जानते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा परिमार्जित करके आपको हम, चूंकि आपके जो प्रश्न पत्र में आया था वो ऐसे ही आया था, है ना जी, लेकिन इसमें आपका सी सही होगा अगर नाश लगाओगे। अगर सत्य है तो यह भी सत्य है, यह भी सत्य है और यह भी सत्य है। खुद से देख लीजिए, समझ लीजिए जी। आगे बढ़े, आगे चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों। जितने छात्र हैं फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जोरदार तरीके से आप इसको बढ़ाएंगे जी। यह आपका सुपर 30 का सुपर महापैक है जी। आओ जी, एकदम आपके लिए है, यही आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण, एकदम खतरनाक वाला इलाज है, समझ लेना। आइए, काश्चित अध्यापिका भाषण क्रियार्थम भोजनालय से व्यंजन सूची पुस्तिकाया प्रयोगम करोति। आओ बताओ, उत्तर गलत नहीं करोगे अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ी हैं तो। कोई अध्यापिका भाषण क्रिया के लिए भोजनालय के जो व्यंजन सूची होती है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अब वहां पे जाकर आप मेन्यू कार्ड उठाते हैं ना, जिसमें खूब लिखा रहता है हाफ प्लेट कढ़ाई पनीर, ये पनीर वो पनीर है, तो आप कढ़ाई पनीर खिलाए आपको। हमारे यहाँ भी कढ़ाई पनीर है। भोजनालय की व्यंजन सूची पुस्तिका का प्रयोग करती है। एक अध्यापिका है, वह भाषण क्रियार्थम, किसी भाषा को सिखाने के लिए, भाषण की क्रिया के लिए वह किसी भोजनालय की व्यंजन सूची का प्रयोग कर रही है। सा चतुर्णाम विद्यार्थी नाम समूहान निर्माण, वो 4 विद्यार्थियों का समूह का निर्माण करके प्रत्येकम समूह 1500 मूल्य मितम, 1500, सभी को जो है वह 1500 रुपए का, 1500 रुपए मूल्य का भोजनम मतलब भोजन, प्रेषयितुम आदेशम दातुम कथयति, मतलब वह जैसे किसी आप रेस्टोरेंट में गए हैं, एक शिक्षिका है, आपको वह व्यंजन सूची देती है, कहती है कि आपको इस व्यंजन सूची से हम 1500 रुपए भी देती है कि 1500 रुपए तक का भोजन आपको प्रेषयितुम भेजने के लिए मंगाना है, आदेश देना है। जो वेटर होगा उससे आपको ये कहना है कि हमको ये चाहिए, ठीक है। तस्याः प्रयोजम छात्रान भाषण योग्यता संवाद योग्यता चा शिक्षणम अस्ति, यहां पर जो ये क्रिया करा रही है शिक्षिका, उसका क्या है प्रयोजन, उसका उद्देश्य क्या है कि छात्र भाव में भाषण की योग्यता और संवाद की योग्यता का शिक्षण करना है। अत्र भोजनालय से ये जो व्यंजन सूची पुस्तिका है, इसको कहते हैं मेन्यू कार्ड बोलते हैं। किम कथते, ये जो ये सिखाने में वो व्यंजन सूची का प्रयोग करी, वह बताओ वो क्या है। वह
भाषा शिक्षण सामग्री है, मुद्रित पत्र है, कार्य निर्वाहक साधन है, या शिक्षणाय अनधिकृत सामग्री? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो मेरे प्रिय छात्रों। प्लीज निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे जी। क्यों? क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है मेरे प्रिय छात्र। बस छोटा सा निवेदन है, बढ़ाते रहो सेशन को, आगे बढ़ते रहे जी। यह कहलाएगा, अगर किसी ने कहा है ए, बिल्कुल वह भाषा शिक्षण सामग्री के रूप में है ना जी। हम किसी भाषा को सिखाने में जो प्रयोग करते हैं, इन सब ने कहा है बी सही है, बी सही, बी नहीं राइट है भाई। मुद्रित पत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना, हम जो कुछ भी, जैसे यहां इन्होंने कहा, उसका प्रयोजन क्या है? छात्रों में भाषण की योग्यता विकसित करना, संवाद की योग्यता विकसित करना, ठीक है, इसका शिक्षण करना है। हम अपने शिक्षण कार्य में बालक को भाषा सिखाने के लिए या पाठ्यवस्तु बताने के लिए जो भी सामग्री का प्रयोग करते हैं, वो चाहे व्यंजन सूची हो, हाँ, और चाहे रेल, वो किसी का यातायात की कोई सूची हो, हम जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा शिक्षण की एक सामग्री के रूप में हमारे क्लासरूम में होती है। तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, नॉट बी। आई बात गई समझ में मेरे प्रिय छात्रों? खींच के मार देंगे, मुंह बना देंगे जी। सी भी बता रहे कुछ लोग जी, हेलो कर लो बात, इनका मुंह बनाना जरूरी हो गया। कहां गए जी? ले बड़े छोटा मुंह, बड़ी बात कर दिए तुम लोग हैं। छोटा मुंह बड़ी बात कर दिए तुम लोग, बड़े आए। ले तुम ही हो, बाल बड़े बड़े कर देते हैं कि आजकल बाल की बड़ी समस्या है जी। हैं कोई केस कांति नहीं लगाना है। जिन छात्रों ने कहा है बी सी डी, अपना मुंह देख लो, शीशा में देख लेना, पापा को भी मम्मी को भी दिखा देना, अच्छे लग रहे हो आप, खींच के मारेंगे। हाँ, बस अपने दिमाग में, अब इसका मतलब ये नहीं, अपने दिमाग में इतना रखना है, जब कभी भी कोई भी सामग्री प्रयोग करके बालकों को सिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह एक भाषा शिक्षण व शिक्षण सामग्री के रूप में हमारे सामने होगा। यह आपका प्रश्न था, थोड़ा सा पूरे बोर्ड में आया है, कोई बात नहीं, देख लो जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता देना जी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो कि आपको समझ में ना आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। थोड़ा थोड़ा और सदन को बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो भी छात्र आ गए हैं, बस थोड़ा सा चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। इनका मुंह ना बनाया करो, काहे ना बनाए, उत्तर सही दिया करो। काचित अध्यापिका मासांतराले लेखन कार्य छात्रे कृता त्रुटि अशुद्धि चा एकत्रीकरोति। बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई अध्यापिका है, मास के अंतराले, मासांतराले, किसी एक महीने के अंतराल में लेखन कार्य में छात्रों के द्वारा कृता मतलब की गई त्रुटि और अशुद्धि वह एकत्रीकरण करती है, उसको वह इकट्ठा करती है। एक मास में छात्र द्वारा की हुई कृति त्रुटियां और अशुद्धियां वह एकत्रित करती है। तदा सा छात्राणाम नाम ग्रहणम बिना, उसके बाद वह छात्रों के नाम ग्रहणम, नाम लिए बिना, छात्रों का नाम नहीं लेती है। त्रुटि नाम प्रकाराणाम विवरणम करोति, त्रुटियों के त्रुटियों के प्रकार का विवरण करती है। अयम प्रयोगा किम कथ्यते, यह प्रयोग क्या कहलाएगा? बताएं सब लोग, लोग बताएं जितने छात्र हैं कि यह प्रयोग क्या कर रहा है। एक शिक्षिका है, वह एक मास में, एक महीने में अपने क्लास में क्या करती है? छात्रों की त्रुटियों और अशुद्धियों का एकत्रीकरण करती है एक महीने में। उसके बाद उसके बाद छात्र को नाम लिए बिना कि भाई रमेश ने एक गलती की है, हाँ जी सुरेश ने ये गलती की, हैप्पी ठाकुर ने ये कहा है, इसने वो कहा है, इसका ऐसा लिखना गलत था, ऐसा किए बिना, केवल बिना किसी छात्र का नाम लिए वो त्रुटियों के प्रकार का विवरण करती है। यह प्रयोग क्या कहलाएगा? त्रुटि विश्लेषण कहलाएगा। पुनर्निवेशन प्रदानम, लेखन मूल्यांकनम, संपूर्ण कक्षा विवेचनम। जल्दी बताएंगे मेरे प्रिय छात्रों। जो भी छात्र हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये कहते हैं जी बहुत अच्छा उत्तर करते हैं, तभी तो कहते हैं कि इनसे बेहतर कोई नहीं। ए और बी बता रहे हैं, तो जिन छात्रों ने ए कहा है गलत है, और जिन छात्रों ने कहा है बी पुनर्निवेशन प्रदानम, पुनर्निवेश का मतलब क्या होता है? पुनर्निवेश का मतलब होता है प्रतिपुष्टि, इसी को हम फीडबैक बोलते हैं। प्रतिपुष्टि प्रदानम, आई बात गई समझ में? हाँ, तो चाहे लिखा रहे पुनर्निवेश का मतलब क्या होता है? फीडबैक, प्रतिपुष्टि, आई बात गई
गई समझ में? ये सारी चीजें एक होती है। फीडबैक एक है, फीडबैक का मतलब प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि का मतलब पुनर्निवेश। कभी भी अगर छात्र त्रुटि कर रहा है तो वह शिक्षक के लिए भी छात्र के लिए भी क्या होता है, वह प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। हाँ, उनको और बेहतर करने के लिए वह प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, जिसको हम पुनर्निवेश भी बोलते हैं। चुप्पे से कर लो, बी इज द राइट आंसर। एकदम लल्लन टाप उत्तर किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सप्तमी कक्षायाः भाषा शिक्षिका कीर्ति स्वछात्रान् तेषां पाठ्यपुस्तकस्य कवितानां गीतानां च समानाः कविता गीतानि च तेषां भाषायां प्राप्तुम् अकथयत्। सप्तमी कक्षा की जो भाषा शिक्षिका कीर्ति है, अपने छात्रों को उनकी पाठ्य पुस्तक की कविता और गीत तथा उसके समान कविता और गीत तेसाम भाषायां मतलब उन छात्रों की भाषा में प्राप्त करने के लिए अकथयत कहती है। यहां तक का अर्थ समझो। सप्तमी कक्षा की भाषा शिक्षिका जिसका नाम कीर्ति है, वह अपने छात्रों को उनकी पाठ्य पुस्तक में जो कविता है, जो गीत हैं, उसी के हूबहू, उसी के जैसे, उसी के समान कविता और गीत को तेषाम भाषायां मतलब छात्रों की भाषा में प्राप्त करने के लिए कहती है। मतलब जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भाषा है, जो गीत है, कविता है, उसी की तरह आप अपने लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में आप उसको कहोगे। तदा सा कविता नाम अर्थान विचारान चाबो विवेचयितुम तान अकथयत्। उसके बाद वह और क्या कहती है कि उस कविता के अर्थ को और उनके निहित विचारों को आप विवेचन करने के लिए छात्रों को कहती है। सामान्य भाषा च तुलनाम कर्तुम अपि च अकथयत्, और सामान्य भाषा में उसकी तुलना भी करने के लिए कह रही है। तदा छात्राः ताः कविताः लेखन पत्ते स्व स्व भाषासु आलिखन। उसके बाद क्या होता है, उस कविता के भाव को छात्र क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा में, अपनी लैंग्वेज में वह उस एक एक पत्रक पर उसको लिखते हैं। सर्वाम प्रदर्शयन, और सभी उसको प्रदर्शित भी करते हैं। अत्र भाषया महत्वम ज्ञातुम अध्यापिका का रीति प्रयुक्ता। यहां पर भाषा के महत्व को जानने के लिए अध्यापिका के द्वारा कौन सी रीति प्रयोग की गई है। भाषा प्रवृद्धि, बहुभाषीयत्वम, बहुभाषात्वम, लेखन प्रवृद्धि। ध्यान देना, जब उनकी मातृभाषा में कविता और गीत लिखने के लिए बोल रही है तो बोलो क्या है, हट जा रहे हैं। पूरा क्वेश्चन एक पूरा आप देख लीजिए मेरे प्रिय छात्रों। निवेदन बस इतना है, सेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए। जिस छात्र अभी तक लाइक नहीं किया उनसे निवेदन है, सेशन को जरूर से जरूर लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट्स और आपकी उपस्थिति, हाँ जी, कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे पिन कर दिया गया है आपका अपना, बोले तो क्या मेरे प्रिय छात्रों, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट किया गया है आपका अपना अपठित गद्यांश वाला ट्रिक वाला वीडियो। हाँ, तो देख लीजिएगा। मल्टी लैंग्वेजिज्म अस्तु, यह क्या कहलाएगा, बहुभाषी, बहुभाषा तत्वम कहलाएगा। जब हम छात्रों के मातृभाषा में उनके विचारों को हम स्वीकारते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, बहुभाषात्वम, मल्टी लैंग्वेजिज्म कहलाता है। बहुत अच्छा उत्तर किया जिन छात्रों ने कहा है सी, बाकी सब है गलत। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न है प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथते। प्रयोग भाषा, भाषा का प्रयोग पठन में जो करते हैं वह अध्ययन किम कथते। भाषा का प्रयोग करके जो हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चलो बताओ जी। समाज भाषा विज्ञानम, मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम, लिप्यंतरणम, भाषा अध्ययनम। जल्दी बताएंगे मेरे प्रिय छात्रों। प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथते, समाज भाषा विज्ञानम, लिप्यंतरणम, लिप्यंतरण तो नहीं कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञान नहीं जी, भाषा अध्ययनम। प्रयोग भाषा अध्ययन, अपने अध्ययन में जो भाषा का प्रयोग करते हैं वह क्या होता है। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो। मेरे प्रिय छात्रों, फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। और आगे तो ठीक है, अगर आपने कह रहे हैं डी भाषा का अध्ययन, सीधी सी बात है, भाषा का अध्ययन। हाँ, अपने अध्ययन में जो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है जी, केवल क्या है जी, वह भाषा का अध्ययन है। एकदम राइट है, एकदम बढ़िया है, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति, किसी भी भाषा के शिक्षण के विषय में क्या सत्य नहीं है यह बताना है। तो जल्दी बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं जी। भाषा शिक्षण के विषय में क्या सत्य नहीं है, फटाफट सेशन को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलना। आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा वाली क्लास। भाषा शिक्षण के विषय में क्या सत्य नास्ति नहीं है, आओ देखते हैं। बालकाः विभिन्न अवस्थाभ्यः गच्छन्ति, बालक विभिन्न अवस्थाओं में जाकर सीखता है। विशेष भाषायाः संदर्भे अवस्थाः प्रायः समाना भवन्ति यद्यपि प्रगति स्तराः भिन्ना। विशेष भाषा के संदर्भ में अवस्था प्रायः समान होती है और यद्यपि
यद्यपि जो प्रगति का स्तर है वह भिन्न भिन्न होता है। सर्वासाम भाषाणाम संदर्भे अवस्था समाना संति, सभी भाषा के संदर्भ में जो अवस्थाएं होती हैं वह समान सी होती हैं। फिर कहते हैं छात्राणाम त्रुटि शोधनम तत्कालम तत्रैव कर्तव्यम। अब बताओ कौन सा वाला ऑप्शन है जो सत्य नहीं है। किसी भी भाषा के संदर्भ में ऐसा कौन सा कथन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जो सत्य नहीं है। फटाफट जोरदार तरीके के साथ एकदम लल्लन टाप तरीके से 11वीं का डी बता रहे हैं जी, बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब आज ज्यादा कुछ बोलना नहीं, बहुत अच्छा, डी इज द राइट आंसर। कभी भी जो छात्र का त्रुटि संशोधन है तत्काल तुरंत नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना, कभी भी कोई बालक अगर त्रुटि कर रहा है और कहा जा रहा है कि अध्यापक उसका तत्काल तुरंत उसका संशोधन करे, नहीं करना चाहिए। हमेशा छात्रों को स्वयं से उसको पहले अनुमान लगाकर उसको शुद्ध करने, सही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि स्वयं उसको सही कराना चाहिए। ठीक है, तो डी इज द लल्लन टाप और बेहतरीन उत्तर किया है मेरे प्रिय छात्रों। कर लो जी सारे सही। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। व्याकरण से प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय किम कथनम सत्यम। किसी व्याकरण के प्रभावी अध्यापन के अधिगम के विषय में कौन सा कथन सत्य है। मेरे प्रिय छात्रों, जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन में सत्य असत्य सत्य असत्य ऐसा आता है, हमेशा होशियार रहना है ना जी। मेरे प्रिय छात्रों आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। यहां पर कहते हैं प्रथमम छात्रान व्याकरणस्य नियमाः सोदाहरणम वर्णयितव्यः। पहले छात्र व्याकरण के नियमों को उदाहरण के साथ वर्णन करना चाहिए। अगर हम किसी छात्र को पढ़ा रहे हैं व्याकरण और इन्होंने कहा है प्रभावी माध्यम से, प्रभावी अध्यापन, एकदम प्रभावी तरीके से अगर हमको करना है, पढ़ाना है, व्याकरण प्रभावी तरीके से पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाओगे। सबसे पहले हम छात्रों को जो व्याकरण है और व्याकरण के नियमों को उदाहरण के साथ हम वर्णित करेंगे। छात्रों के व्याकरण का नियमान बहुबारम वार्तालाप मध्य द्रष्टुम अवसरः दातव्य। छात्रों को व्याकरण के नियमों को कई बार वार्तालाप के बीच में हम देखने के लिए अवसर देंगे और उसके पश्चात व्याकरण का नियम अन्विष्य प्रयोग, व्याकरण का जो नियम उसको खोज करके उसका प्रयोग करेंगे। छात्रे पाठ्य पुस्तके व्याकरण प्रयोगा नाम निरंतरम अभ्यास करणीय। छात्रों के द्वारा पाठ्य पुस्तक में व्याकरण का प्रयोग में निरंतर अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद व्याकरणस्य नियमानाम शिक्षकेण व्याख्या करणीय प्रयोगो अपि कर्तव्य। फिर कहते हैं छात्रान व्याकरण नियमाः कदापि न पाठितव्य। छात्रों को व्याकरण का नियम कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। यथा छात्रा व्याकरण नियमान स्वयमेव शिक्षन्ति, कि छात्र जो है व्याकरण का नियम स्वयं से ही सीखेगा। फटाफट बताएं मेरे प्रिय छात्रों, जो छात्र कह रहे हैं ए इज द राइट आंसर। मेरे प्रिय छात्रों सेशन को थोड़ा और बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। किसी भी व्याकरण के प्रभावी अध्यापन के विषय में सबसे ज्यादा जो सत्य कथन है मेरे प्रिय छात्रों, हम सबसे पहले छात्रों को व्याकरण का नियम उदाहरण के साथ बताएंगे। हाँ, जब हम छात्र को पढ़ाते समय हम ये तो पढ़ाने की बात, पढ़ाने के बाद ये अभ्यास करना, ये सब चीजें बात की हैं जी। हमेशा हमको सबसे पहले व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों को उदाहरण के साथ उनको पढ़ाना होता है जी। हाँ, एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा उत्तर किया है। सेशन को बनाए रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो छात्र हैं उनसे निवेदन है प्लीज सेशन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में निम्नलिखिता भवन्ति। एक आदर्श भाषा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या होता है। किसी आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में क्या होता है, चलो बताओ। उद्देश्यानि, अंतर्वस्तु, प्रक्रिया, भाषा का अध्यापन, अधिगम, मूल्यांकनम। फिर कहते हैं लक्ष्यानि, प्रविधि, मेथडोलॉजी तथा भाषा शिक्षण का अंकन, भाषा शिक्षण अधिगमार्थम, अधिगम के लिए मूल्य, प्रक्रिया और परीक्षण, या विद्यालयार्थम, विद्यालय के लिए शिक्षण, अधिगम के लिए और परीक्षण के लिए विचार। बताओ किसी भी आदर्श भाषा के पाठ्यक्रम में क्या होना जरूरी है, निम्नलिखित में से क्या होता है। चलो बताओ, जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का हम बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने छात्र हैं तेजी के साथ उत्तर करेंगे, जोरदार तरीके से, लल्लन टाप तरीके से आंसर करेंगे। जिम्मेदारी आपकी थोड़ा सा बढ़ गई है। हाँ जी, अंतिमा दुबे जी, कोई भी समस्या नास्ती, यहां गलत हो जाए वहां मत करना। आदर्श भाषा के रूप में सारे छात्र उत्तर करें सर ए सही है, ए सही है। अंशिका जी बहुत स्वागत है, अंशिका शुक्ला जी बहुत स्वागत है आपका जी।
आइए उत्तर कीजिए। आदर्श भाषा के पाठ्यक्रम में सबसे पहले किसी भी पाठ्यक्रम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसके बाद उसकी एक विषय वस्तु, अंतर वस्तु मतलब उसकी एक कंटेंट मतलब विषय वस्तु होती है, फिर प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में हम क्या करते हैं जी, हम अपना शिक्षण कार्य करते हैं। प्रक्रिया के तहत भाषा का अध्यापन होता है, फिर अधिगम जो आपने सीखा है उसका मूल्यांकन होता है। तो बिल्कुल एकदम राइट है ये सारे स्टेप्स, उद्देश्य, अंतर वस्तु, प्रक्रिया, भाषा का अध्यापन, अधिगम का मूल्यांकन, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती आदर्श भाषा पाठ्यक्रम के रूप में एकदम राइट ललन टॉप है जी। आए बात गई समझ में, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। काचित अध्यापिका, कोई अध्यापिका छात्रान युग्मेषु परिच्छेदात वाक्यांतराणि वारक क्रमात् पठितुम कथयति। कोई अध्यापिका है वह छात्र को युग्म, अब जहां युग्मेषु आ जाए थोड़ा ध्यान देना, युग मतलब पेयर, हो सकता है दो छात्रों का पेयर हो, ठीक है जी। वह छात्रों को परिच्छेदात, परिच्छेद से अनुच्छेद से वाक्यांतराणि वारक क्रमात् पठितुम कथयति, वाक्य को कई बार क्रम से पढ़ने के लिए कहती है। एक छात्र वाक्यानि लिखति, एक छात्र वाक्य को लिखता है, तस्य सहभागी मतलब उसका जो सहपाठी है, चा पठति, और उसका जो सहपाठी है वह पढ़ रहा है, और उसी का एक साथी है जो उसको उस वाक्य को लिख रहा है। तदा सा लिखितानि वाक्यानि मुद्रितैः वाक्यैः सह मेलयितुम कथयति, फिर वह लिखे हुए वाक्य को मुद्रित हुए वाक्य के साथ मिलान करने के लिए कहता है। ऐसा क्रिया का कथ्यते, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताएंगे मेरे प्रिय छात्रों। खींच के मार देंगे, नींद आने लगे, बड़े आए। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं अन्योन्य श्रुत लेखनम। क्या बोलते हैं जी, ए इज द राइट आंसर, अन्योन्य है, या इसी को हम यूं कह सकते हैं परस्परम श्रुत लेखनम, ठीक है जी। एकदम नॉट बी है, बी वालों है बड़े, समूह कार्य नहीं है जी, या युग्म कार्य भी नहीं है, योग्यता का संयोजन नहीं है। एक क्या कर रहा है, एक छात्र वाक्यान लिखति, एक छात्र वाक्य को लिख रहा है, और तस् सहभागी पठति, उसका सहभागी जो सहपाठी वह बोल रहा है। ये जो क्रिया है अन्योन्य श्रुत लेखनम का अस्ति, यह आपका अन्योन्य श्रुत लेखनम कहलाता है। आई बात गई समझ में, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते, पठनम अस्ति, पठन क्या है, वर्णानाम शब्दानाम च उद्वाचनम, दत्त पाठ्यस्य अर्थग्रहणम, कठिन शब्दानाम अर्थग्रहणम, ध्वनिनाम शब्दानाम च व्यवहारः। जल्दी बताएंगे पठन क्या होता है, फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे जी, जिम्मेदारी आपकी बहुत सही है। जितने छात्र हैं फटाफट बताओ जी कौन सा सही है। पठन क्या है, वर्णों और शब्दों का डिकोड करना है, या दिए हुए पाठ का अर्थ ग्रहण करना है, या कठिन कठिन शब्दों का अर्थ ग्रहण करना है, या ध्वनि और शब्दों का व्यवहार। जल्दी बोलो कुछ भी जी। संगीता मीना जी बहुत बहुत स्वागत है जी सभी छात्रों का। फटाफट सेशन को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ जी। कह रहे हैं डी और ए, ध्यान देना, दत्त पाठ से अर्थ ग्रहणम। अगर यहां पठन की बात किया है तो दत्त पाठ, जिस पाठ को वह जिस पाठ का पठन कर रहा है। अच्छा, जैसे आपसे कहा जाए कोई पाठ पढ़ो, और उस पाठ को पढ़ने का मतलब केवल पढ़ना है जी नहीं, या केवल जो उस पाठ में कठिन कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ जानना है, बिल्कुल नहीं। संपूर्ण पाठ का, दिए हुए पाठ का अर्थ ग्रहण करना, जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी पाठ्य वस्तु का पठन कर रहे हो। अर्थावबोधनम, अगर यही लिखा होता अर्थावबोधम, ठीक है जी, अर्थावबोधम, अर्थ ग्रहणम तो लिखा ही है, हाँ, अर्थावगमनम पठनम, ऐसे सारे कीवर्ड सब सही होते हैं। अर्थावगमनम पठनम अस्ति, अर्थ का अवगमन करते हुए, अर्थ को समझते हुए पढ़ना, अर्थ को जानकर अर्थ का ज्ञान करना, तो आपका बी इज द राइट आंसर, एकदम लल्लन टाप कर लो जी सही। आगे चलते हैं, कस्य विचारे मानवा भाषा अधिग्रहण यंत्रेण सह जायन्ते यत् तान भाषा अधिगमे सहायकम भवति। किसके विचार में मानो जो होता है भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ, जायन्ते मतलब पैदा होता है, उत्पन्न होता है, यत् मतलब कि तान भाषा अधिगम में, जो कि उसके भाषा के अधिगम में मतलब दूसरी भाषाओं को सीखने में सहायक होती है। किसके मत के अनुसार, किसके विचार के अनुसार? वेरी सिंपल, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा सा आंसर करेंगे मेरे प्रिय छात्र। चलते रहे बढ़ते रहो जी, जितने छात्र जुड़े हुए हैं जी, चिंता में टैगवर्ड भी आपको इसी वीक के अंदर ही टैगवर्ड आपको प्राप्त हो जाए, इसी हफ्ते के अंदर टैगवर्ड, और है ना जी। तो ये क्या है, वायगोत्स्की, ब्लूम, या फिर चॉमस्की या स्किनर। तो सभी लोगों ने अच्छा उत्तर किया, इसको बताना नहीं। लोग इतना चॉमस्की को घोर के पी गए हैं, इन लोग ना सुबह सुबह चॉमस्की को
चाय के साथ लेते हैं लोग हैं। वैसे भी संस्कृत सुबह सुबह होती है तो बढ़िया से चाय की चुस्कियों के साथ आप हमारी क्लास देखा करो जी। हम तो कहते हैं थोड़ा सा उसमें ब्रेड वोड भी ले लिया करो, पराठा सेक के बड़े मस्त खाते पीते हुए उत्तर किया करो संस्कृत वाली क्लास में, आई बात। और बीच बीच में चौमस्की को अंदर ले लिया करो जी, बहुत अच्छा। सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चौमस्की, बहुत अच्छा उत्तर किया जी। निम्नलिखित का शब्दावली वायगोत्स्की इत्यस्य सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतेन सह संबद्धा। ध्यान देना, अब इसमें 4 शब्दावलियां कह रहे हैं, इनमें से कौन सी 4 ऐसी हैं जो वायगोत्स्की महोदय के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ संबद्ध है ना जी। परस्पर सामाजिक संपर्क, पर्व निर्माणम, समीपस्थ विकास क्षेत्रम, भाषा नास्ति लिखा है, ध्यान देना नास्ति लिखा है, निगेटिव प्रश्न है, याद रखना, भाषा अधिग्रहण यंत्रम। ऐसा बताएं इस चारों में से ऐसा कौन सा शब्दावली है जो कि सामाजिक सांस्कृतिक वायगोत्स्की से संबंधित नहीं है। जल्दी बोलेंगे सारे छात्र, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिस जिम्मेदारी आपकी है। चलो जी बताओ, बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों, बिल्कुल एक सब गलत चीज, आपका डी इज द राइट आंसर। यह नास्ति निगेटिव प्रश्न याद रखना, और भाषा अधिग्रहण किससे संबंधित है, यह चौमस्की महोदय से, अभी अभी आपने पढ़ा है। भाषा अधिग्रहण किससे संबंधित है, चौमस्की से, वही कह रहे हैं। और ये परस्पर सामाजिक संपर्क, पर्व निर्माण और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये 3 के तीनों वायगोत्स्की से संबंधित है। किसके सिद्धांत से, वायगोत्स्की महोदय से। अब पर्व निर्माण का मतलब समझ लो, इसी को और नाम से जानते हैं सोपानीकरण, ठीक है जी, सोपानीकरण के नाम से जानते हैं, इसी को पर्व निर्माण भी कहते हैं, याद रखना, इसी को एक नाम से। और पर्व निर्माण का अर्थ आपको नहीं पता रहा होगा, इसका भी मतलब होता है स्कैफोल्डिंग है, इसका भी मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग, समझे कि नहीं समझे, पाड़ या ढांचा। सोपानीकरणम हाँ या पर्व निर्माणम, स्कैफोल्डिंग एक ही चीज होती है, ये शब्दावलियां हैं, हालांकि टैग वर्ड में सब बताऊंगा मैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु कथनम कथनम चित यत आकस्मिक साक्षरता इमर्जेंट लिटरेसी वर्धयितुम सर्वोपयुक्तम अस्ति। ऐसा कुछ कथन दिए गए, उसमें कुछ कथन आपको चुनना है कि जो आकस्मिक साक्षरता को बढ़ाता है। चलो बताओ फटाफट, आप भी बढ़ाओ आगे। शुभांगी टिकिया क्या होता है जी, ए चुप्पे टिकिया टिक्की टुक्कू खा लो जी, जल्दी आओ बड़े आए, फटाफट आओ मेरे प्रिय छात्रों, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं ध्यान देना। भाषा विकास से प्राथमिक वर्षेषु पितृ वार्तालापा, भाषा के विकास में प्राथमिक वर्षों में पिताजी के साथ वार्तालाप करना। इमर्जेंट लिटरेसी, इसी को क्या बोलते हैं, उदीयमान साक्षरता। देखो ये संस्कृत में कई नामों से आया है उदीयमान साक्षरता, इसीलिए इसको हम जरूर बता देते हैं, ठीक है जी, हालांकि चर्चा करेंगे। हाँ टैग वर्ड देख लेना चाहिए। बालकान कथा श्रावणम, बालकों को कथा सुनाना। मित्रम पत्रम लेखितुम कथनम, मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना। दत्त वाक्यम पृष्ठे अनुलेखितुम बालकाय प्रेरणम, देह वाक्य के पृष्ठ में अनुलेखन के लिए बालकों को प्रेरित करना। जल्दी बताएंगे उदीयमान साक्षरता या आकस्मिक साक्षरता के विषय में कौन सा कथन सबसे ज्यादा अच्छा है, बी सी और डी, बी सी और डी, ए और बी, ए और बी, फिर ए सी तथा डी, सी तथा डी। जल्दी बताएंगे कौन सा कथन आप शुद्ध मानोगे इसमें। मेरे प्रिय छात्र जो भी जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां पर इमर्जेंट लिटरेसी की बात करते हो, आकस्मिक साक्षरता क्या होती है, जब बालक सीख रहा होता है। कहने का मतलब क्या है, जब बालक छोटा होता है, अगर आपके घर में छोटा बालक होगा, कहीं गलती से अगर पेन हाथ में आ गई तो कुछ बचेगा नहीं, आपकी बेडशीट हो पूरा रंग डालेगा, या फिर कह दो कि कोई गलती से पेन वो पेपर ऊपर मिलेगा तो मैं से ऐसे क्या क्या बनाता है आप भी नहीं जानोगे। हाँ समझ लेना जी, कहीं दीवार के पास खड़ा है बैठा है तो ऐसे ऐसे लिखता रहता है, हाँ तो उसके, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए, हाँ इसको वर्धयितुम बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है ए और बी। पिताजी के साथ वार्तालाप है तो कहते बाबा बेटा ऐसे नहीं लिखते, देखो ऐसे लिखते हैं ना जी, हाँ जी पिताजी जानते होंगे है इसमें जो होंगे। बालकान कथा, और बालक को कथा वथा सुना के, कहानी वानी सुना के उनको हम उनके उस इमर्जेंट लिटरेसी को हम बढ़ाते हैं, आगे की ओर पुश करते हैं, समझे ना जी। तो बिल्कुल ए और बी, बी इज द लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है मेरे प्रिय छात्रों। सब लोग कह रहे हैं सी, जी नहीं,
ए सी और डी, ए सी और डी बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल आपका ए और बी सही है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। फिर कहते हैं बालकान नवशब्दानाम अर्थम ज्ञातुम प्रेरणाम न दत्वा संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम व्याख्यानम। ध्यान देना जी, बालकों को नए शब्दों का अर्थ जानने के लिए हम प्रेरणा न दत्वा, उनको हम नए शब्दों का अर्थ जानने के लिए हम प्रेरणा नहीं देते हैं, न दत्वा संदर्भ के अनुसार नए शब्दों की हम व्याख्या करते हैं। कहने का मतलब इस प्रश्न का यह है कि हम कभी भी छात्र को हम ये नहीं कहते कि नए शब्द का अर्थ क्या होगा। हाँ, हम हमेशा उनको जो नए शब्द का अर्थ जानना हो उसको हम संदर्भ के अनुसार नए शब्दों की हम व्याख्या करते हैं। कहने का मतलब जो भी अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ नहीं पता उसको संदर्भ के अनुसार उसको हम जानते हैं। प्रायः बालकान भ्रमितान, या प्रायः बालक को भ्रमित करता है। शब्द से सुष्ठु बोधने सहायता करोति, या शब्द को सुष्ठु मतलब अच्छा, सुंदर, बढ़िया, शब्द के अच्छे से बोध मतलब ज्ञान के में सहायता करता है, कंठस्थीकरण में सहायता करता है, या समय का समय निरर्थकम करोति, समय को निरर्थक करता है। तो मेरे प्रिय छात्र यह भी गलत या बिल्कुल सही है। अगर हम छात्रों को नए शब्द का अर्थ जानने के लिए उनको हम कहें कि वह संदर्भ के अनुसार सीखे, हाँ किस संदर्भ में शब्द प्रयोग हुआ है इसके अनुसार सीखें, तो बिल्कुल आपका बी इज द लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है सभी छात्रों ने। आगे बढ़ते फटाफट देखते हैं जी। असमान गूढ़ार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति। ध्यान डैश 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 कि यह हमें गूढ़ अर्थ अवगंतुम समझने के लिए संकेत देता है। कौन सा पठन? यहां पर विस्तृत अध्ययन हमें गूढ़ अर्थ समझने के लिए संकेत देता है, या उच्चई पठन ऊंचे स्वर में पढ़ना हमको गूढ़ अर्थ समझने के लिए संकेत देता है, या जो गहन अध्ययन होता है वो हमको गूढ़ अर्थ को जानने के लिए संकेत देता है, या निर्दिष्ट अध्ययनम। फटाफट बताएंगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं। सभी से निवेदन है सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है संस्कृत वाली क्लास में। तो बहुत अच्छा उत्तर किया। अगर आपने कहा है सी, गहन अध्ययन जो होता है, हाँ जो गहन अध्ययन होता है मेरे प्रिय छात्रों, वह हमको गूढ़, गहन अध्ययन से तात्पर्य है उस पाठ्य वस्तु के प्रत्येक अंश को अच्छे से बढ़िया से पढ़ना, समझे ना जी। तो वह है गहन अध्ययन जो करते हैं वह गूढ़ अर्थ को समझने में हमको संकेत देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे कुछ यूं है, हाँ जी यूं है। तो आप संस्कृत चंद्रा का सीटेट का रिवीजन क्लास ले सकते हैं अभी लगातार 1 महीने में आपको एकदम बेहतर तरीके से। केवल जो चार्ज है 299 का है, 299 में आप 7985789062 पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए संस्कृत की रिवीजन पेड क्लास के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण से प्रारंभिक वर्षेषु काचित अध्यापिका स्वकक्षायाः प्रारंभम वृत्तकालम सर्कल टाइम जो होता है क्रियाम करोति, अस्या क्रियाम सा प्रत्येकम छात्रम कस्मिन् अपि विशिष्ट विषय वक्तुम अवसरम प्रददाति। ऐसा प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्मै प्रयोजनाय महत्वपूर्णम अस्ति। शिक्षण के प्रारंभिक वर्षों में कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में प्रारंभ में वृत्तकालम क्रियाम करोति, हाँ सर्कल जो है कोई क्रिया को बार बार अभ्यास करा के करती है। यह क्रिया प्रत्येक छात्र को किसी भी विशिष्ट विषय को वक्तुम बोलने के लिए अवसर देती है ना जी। यह जो प्रक्रिया हो रही है किस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण है? पठन की योग्यता के लिए, वर्णमाला का अभिज्ञान, आकस्मिक साक्षरता के लिए, या अर्थ बोधनार्थम पठन से। ध्यान देना वही चीज जो वृत्त काल होता है छात्र का, वह अभ्यास का समय होता है। बताओ वो क्या है? फटाफट बताएंगे जितने छात्र जुड़े हुए हैं। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बताएंगे जी। सुपर 30 का सेशन है, यह आपका 21वां प्रश्न है। हाँ जल्दी बताओ। तो आप कहोगे यार आकस्मिक साक्षरता है जी, समझे ना जी क्या है जी? क्या कह रही जी? वह अध्यापिका अपने कक्षा में वृत्तकाल में क्रिया में प्रत्येक छात्र को किसी विशिष्ट विषय में बोलने के लिए अवसर दे रही है, और यह बोलने का जो अवसर है पाठ का अवबोधन। जब बोलेंगे तो अभिव्यक्ति होगी, तो अवबोध तो होगा नहीं, तो आपका वहां आकस्मिक साक्षरता को बढ़ाने का कार्य कर रही है ना जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं जी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। है कर लो जी सही, हाँ ये नहीं जी, हाँ इसको कर लो जी, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक अर्थमापन प्रक्रिया सेमेंटिक मैपिंग स्ट्रेटेजी कस्मै प्रयोजन सशक्ता। जो अर्थमापन की प्रक्रिया है वह किस प्रयोजन के लिए सशक्त होती है? छात्र शब्द संग्रहण वर्धन, छात्रों में शब्द का संग्रह बढ़ाने के लिए, व्याकरण के नियम को बताने के लिए, पाठ्य विषय सह व्याकरण संयोजनाएं, या प्रक्रिया के लेखन के लिए। अर्थमापन की प्रक्रिया जो होती है किस प्रयोजन के लिए सशक्त होती है?
छात्रों में शब्द के संग्रह को बढ़ाने के लिए, हाँ, अर्थ मापन की प्रक्रिया या व्याकरण के नियमों को शिक्षित करने के लिए, बिल्कुल नहीं। या कहते हैं पाठ्य विषय साहब व्याकरण से संयोजन, नहीं जी। प्रक्रिया के लेखन की प्रक्रिया कोई नहीं, तो ए इज द राइट आंसर, यहाँ पे बाकी सब गलत है। शब्द संग्रह को बढ़ाने के अर्थ मापन की जो प्रक्रिया है वह शब्द संग्रह को बढ़ाने का कार्य करती है। मेरे प्रिय छात्रों आगे बढ़ते हैं, आगे व्याकरण का संयोजन नहीं करेंगे जी, ठीक है जी। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन था, बाल का प्रयोग आश्रित ट्रायल एंड एरर मेथड शिक्षति इत्येतत् भाषा शिक्षण से सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यात अस्पष्टम अस्ति। जल्दी बताएंगे मेरे प्रिय छात्रों। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल संस्कृत चंद्रा पर। मेरे प्रिय छात्रों आपका बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। चलो जी बताओ, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर। ट्रायल एंड एरर मेथड यह शिक्षित करता है, यह भाषा शिक्षण का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य स्पष्ट होता है। इसे संज्ञानात्मक का, व्यवहार आश्रित का, सामाजिक सांस्कृतिक का, जन्म आश्रित का। फटाफट बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सारे के सारे छात्र बताएंगे जी कौन सा सही है। इनका उत्तर आ रहा है मेरे प्रिय छात्रों। भाई देखो, आप सबकी उपस्थिति ही ऊर्जा है, तो जाने का नहीं है, रहने का। बिल्कुल बहुत अच्छा उत्तर करते हैं सभी लोग। यह बिल्कुल इसमें बी इज द राइट आंसर है, व्यवहार आश्रित है, बाकी सब गलत है। यह जो भाषा का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है वह व्यवहार पर आश्रित है, ट्रायल एंड एरर, ठीक है ना जी। यह जो है ट्रायल एंड एरर, बिल्कुल अच्छा उत्तर किया अगर आपने कहा है बी, एकदम राइट आंसर है, बहुत बढ़िया किया है जी, ठीक है जी। मेरे प्रिय छात्रों जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है मेरे प्रिय छात्रों जी। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है जी। चलो जी, जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी। सेशन को लाइक कर दो जी, शेयर कर दो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा दो। अच्छा ये तो हो गया जी ना, ये 23 नंबर क्वेश्चन है। कितना जी? 23 नंबर क्वेश्चन है। अस्तु मेरे प्रिय छात्रों बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपकी इस उपस्थिति को हम नमस्कार करते हैं जी। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान देना। अच्छा ये हो गया जी। अगला प्रश्न है लेखन प्रक्रिया, ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, लेखन प्रक्रिया। इसमें जी एक मिनट थोड़ा सा, हाँ जी बिल्कुल ये सही है, ओके 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 ठीक है। लेखन प्रक्रिया, लेखन की प्रक्रिया अवस्थानाम समुचितम क्रमम। अगर आप इसको जान गए मेरे प्रिय छात्रों, इसको समझ गए तो फिर गलती नहीं होगी। लेखन की प्रक्रिया से प्रश्न आता है तो उसमें कदापि गलती नहीं होगी मेरे प्रिय छात्रों। चलो जी, लेखन की ऑप्शन ए, इसको क्रम से लगाना है, क्रमम चिनुतु। कहते हैं पहले प्रारूप लेखन होगा, फिर त्रुटि शोधन होगा, विचारोत्तेजन, पुनरावलोकन, रूपरेखा निर्माण, फिर समापन। यह आपके ए बी सी डी ई और एफ यह दिया गया है, इसको समुचित क्रम में लगाना है। पहले तो आप उत्तर करो, फिर हम बताएंगे इसका समुचित क्रम क्या होता है। सभी लोग बी बता रहे हैं जी। 9th का बी, ये आपका क्वेश्चन संख्या है 23 और ये 24 है, ठीक है जी, ये 24 है, ऐड किया गया है उसमें जी। तो ये लोग कहे सर सी सही है। पहले तो देखो, सबसे पहले क्या आता है लेखन की प्रक्रिया में? ब्रेन स्टॉर्मिंग आता है, विचारोत्तेजन। तो तरीका देखो, जहां सबसे पहले ऑप्शन में सी दिखे वह सही है। ऑप्शन में सबसे पहले सी ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बाकी हर जगह नहीं, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब देखो, और विचारोत्तेजन के बाद आता है रूपरेखा का निर्माण करना। दूसरे स्टेप पे हो, पहले स्टेप पे ये होता है, दूसरे पे होता है आउटलाइनिंग करना, रूपरेखा का निर्माण। सी के बाद ई हो, सी के बाद ई, सी के बाद ए, तो ये गलत हो गया। सी के बाद ई इज द राइट आंसर। आपका ए वाला एकदम राइट है, एकदम सही है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा उत्तर किया है मेरे प्रिय छात्रों, बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कठोराभ्यासा निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति। जो कठोर अभ्यास होता है वह निम्नलिखित में से किसकी मुख्य पद्धति है? जल्दी बताओ, कठोर अभ्यास करना यह किसकी मुख्य पद्धति है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। है जी 25, जल्दी बताओ, कठोर अभ्यास किसकी मुख्य पद्धति है? समग्र भाषा पक्ष की, संप्रेषणात्मक पक्ष की, व्याकरण अनुवाद विधि, क्रीड़ा विधि में कठोर अभ्यास किसमें संभव है? जल्दी बताएंगे। ए बता रहे हैं, बहुत अच्छा उत्तर करें, बहुत अच्छा जी। गलत है जी, नहीं,
जो कठोर अभ्यास होता है वह व्याकरण अनुवाद विधि में होता है। कैसे भाई साहब? मातृभाषा का लक्ष्य भाषा में, लक्ष्य भाषा का मातृभाषा में, मातृभाषा का लक्ष्य भाषा में आपको अनुवाद करना होता है, इसलिए उसमें वह कठोर अभ्यास है। ठीक है जी, बिल्कुल एकदम राइट है, एकदम बढ़िया। अगर आपने कहा है मेरे प्रिय छात्रों कौन सा आंसर किया है, लाइक कर दो जी। जिन छात्रों ने देखे जी, जितने भी लाइव हैं सबसे निवेदन है प्लीज सेशन को लाइव प्लस लाइक बराबर होना चाहिए। और हमारे जो वीडियो है वो ट्रिक वाली वीडियो, पैसेज की ट्रिक वाली वीडियो आपको पिन कर दी गई है आपके बॉक्स में, वहां से जाके क्लिक करके आप उसको जरूर देख लीजिएगा, वह आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा मेरे प्रिय छात्रों, है ना जी। चलो जी, इसमें व्याकरण अनुवाद विधि एकदम राइट है, आगे बढ़ लो। फिर कहते हैं 26, पठने लेखने चा बालकई कृता त्रुटया कथयितुम शक्यते। पढ़ने में लिखने में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें जी, पढ़ने लिखने में बालकों के द्वारा की गई जो त्रुटियां होती हैं उसको हम किम कथयितुम शक्यते, उस हम क्या बोल सकते हैं, जल्दी बताएंगे। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हाँ जी। और लगातार लगातार मेरे प्रिय छात्रों अभ्यास करते रहें, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला है। तभी तो कहते हैं अनाभ्यासेन विषम विद्या, संस्कृत में कहा गया है अभ्यास के बिना जो विद्या होती है वह विष के समान होती है। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहे संस्कृत चंद्रा के साथ, और लगातार अभ्यास करते हैं जिससे आप अपने इस रथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के हैं, बताइए जी, पहले पढ़ने में और लिखने में बालकों के द्वारा की हुई त्रुटियां, कह रहे हैं हमको नहीं आ रहा है, नहीं समझ, लगातार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। बताओ, भाषा शिक्षण से सोपानम, भाषा शिक्षण बाधा, या भाषा प्रवाह प्राप्त मार्गे बाधा, या व्यक्ति असामर्थ्यम, भाषा के शिक्षण व्यक्ति की असामर्थ्यता। जल्दी बताएं, इसको तो गलत मत करना, इसको गलत नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है मेरे प्रिय छात्रों। कहते हैं ए सही है, बिल्कुल। जो त्रुटियां होती हैं वो सोपान के रूप में होती हैं, वह हमारे लिए एक सोपान है, वह हमारे लिए एक प्रतिपुष्टि है। ठीक है जी, वह हमारे लिए अधिगम का एक क्षेत्र है। ठीक है जी, त्रुटियां क्या क्या हैं? अधिगम का क्षेत्र होती है, देख लो क्या होती हैं जी, अधिगम का क्षेत्र होती हैं। और क्या होती हैं त्रुटियां? त्रुटियां हमारे लिए प्रतिपुष्टि का कार्य करती हैं। ठीक है जी, प्रतिपुष्टि का कार्य करती हैं। और क्या होती हैं त्रुटियां? हमारे लिए सोपान का कार्य करती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। ये सारे किसके हैं? कीवर्ड हैं। कभी त्रुटियों से प्रश्न आ जाए और ऐसा कहीं मिल जाए तो 100% सही मार देना, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना जी मेरे प्रिय छात्रों जी। ये आपका 25, 26 और इसके बाद आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। चलो ये बताओ 27, भाषा शिक्षण से निर्माणात्मक पक्ष कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच सम्मिलितम अस्ति। किसी भी भाषा के शिक्षण में जो निर्माणात्मक पक्ष में क्या सम्मिलित है? सशक्त साधन रूपेण कठोर अभ्यास, स्वभाव निर्माणम, अन्वेषाश्रित इंक्वायरी बेस्ड शिक्षण, या व्याकरण नियमानाम अभ्यासा। किसी भी निर्माणात्मक पक्ष में, भाषा शिक्षण के निर्माणात्मक पक्ष में दिख रहा है ना जी आप लोगों को? हाँ, उसमें सम्मिलित है क्या? किसी भी भाषा का जब आप निर्माण कर रहे हो, किसी भी ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसका निर्माण रचना कर रहे हो, उसमें बताओगे कि क्या सम्मिलित है? कठोर अभ्यास है, स्वभाव का निर्माण है, या फिर अन्वेषण आश्रित शिक्षण है, इंक्वायरी बेस्ड, या व्याकरण नियम का अभ्यास है? चलो बताओ, सारे छात्र बताएंगे। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे जी। जिम्मेवारी आपकी है, थोड़ा बढ़ गई है। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सेशन को बढ़ाते रहो, लाइक करते रहो जी, आपकी जिम्मेदारी थोड़ा सा बढ़ जाती है मेरे प्रिय छात्रों। चलो जी, बढ़ जाओ, लग जाओ, जुट जाओ और बताओ ना जी कौन सा सही है। तो यहां कहोगे अन्वेषण आश्रित, इंक्वायरी बेस्ड। हाँ, जो शिक्षण होता है, जब हम ज्ञान का निर्माण करते हैं तो हम क्या करते हैं जी? जब ज्ञान का निर्माण करते हैं तो उसमें हम इंक्वायरी बेस्ड अन्वेषण करते हैं, ज्ञान की खोज करते हैं, समझे ना जी। आइए 28 नंबर, आधार निर्माण अवस्थायाम नवीन शिक्षा नीति 2020 इत्यस्याः ध्यानम केंद्रितम अस्ति। चलो बताओगे, इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, और जो भी छात्र अभी गलती से भूल से लाइक नहीं कर पाए हैं उनसे निवेदन, सेशन को जरूर कर देंगे, क्योंकि
आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें ऊर्जा देते हैं। आधार निर्माण की अवस्था में नवीन शिक्षा नीति 2020, इसका ध्यान कहां केंद्रित है? साक्षरतायाम, संख्या ज्ञान, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, प्राकृतिक विज्ञान, समाज शास्त्र से अध्यापनम। टेलीग्राम पर आपको मैंने एनईपी 2020 की पीडीएफ मैंने शेयर की है, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वहां से सब सही हो जाएगा। अच्छा बता रहे हैं अगर आप कह रहे हैं बी साक्षरता और संख्या ज्ञान में, ठीक है, न्यूमरेसी एंड लिटरेसी, बी इज द राइट आंसर, एकदम सही किया है मेरे प्रिय छात्रों। तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं, बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं जी। एकदम 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी, 28 एकदम बी इज द राइट आंसर है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखितेषु, हाँ 29 नंबर, निम्नलिखितेषु ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखितेषु कतमः मौखिक संप्रेषणम न पोषित, मौखिक संप्रेषण को वह नहीं संपोषित करता है, बताएंगे जी कौन सा है ना जी मेरे प्रिय छात्र। तो फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। फटाफट बताएंगे जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, हाँ लिख दे रहे, चिंता मत कीजिए, बताओ जी। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा मौखिक ओरल कम्युनिकेशन को संपोषित नहीं करता है? चलो बताओ, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, कौन सा सही है? छात्राणाम परस्पर वार्तालाप, जब छात्र आपस में वार्तालाप करते हैं। दूरभाषे स्वान अभवानाम आदान प्रदानम, समाचार विज्ञप्ति, छात्र से साक्षात्कार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ज्यादा छोटा है, आंखें बड़ी कर लेना। हाँ चलो बताओ जी, फटाफट बताएंगे जो भी छात्र हैं, बताएंगे कि मेरे प्रिय छात्रों, सी बता रहे हैं, सी इज द राइट, समाचार विज्ञप्ति बिल्कुल है। मौखिक संप्रेषण जो होता है ओरल कम्युनिकेशन को आप पोषण नहीं करता है। जब कभी आप आपस में बात करोगे तब भी ओरल होगा। जब दूरभाषा पे अपने अनुभव का आदान प्रदान, अपने प्रिय मित्र को, अपने चाहने वालों को फोन लगाओगे, हेलो हाय करते हो, तो वहां पर भी मेरे प्रिय छात्रों अपने अनुभव का आदान ओरल कम्युनिकेशन होता है। जो समाचार विज्ञप्ति है यह बिल्कुल नहीं है, आपका सी इज द राइट आंसर। नेगेटिव पूछा, बाकी ये क्या है जी? मौखिक संप्रेषण के साधन हैं। क्या है जी? मौखिक संप्रेषण के यहां क्या है जी? साधन है, याद रखना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है जो कि आपका होम नामक वर्क है, ठीक है जी। यह आपका क्या है जी? यह आपका होम नामक वर्क है मेरे प्रिय छात्रों। यह आपका क्या है जी? तो कहोगे यह होमवर्क है आपका, ठीक है। हाँ जी, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, यह आपका HW है। क्या है जी? यह आपका होमवर्क है, ठीक है जी। क्या है जी? होमवर्क है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है और यह जरूर करना होता है अगर आपको अपनी भी बुद्धि को, अपना भी विचारोत्तेजन करना है, इसीलिए होमवर्क दिया जाता है ताकि जो हमारे छात्र हैं वह अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके अच्छा आंसर कर सकें, और नहीं कर पाते हैं तो दूसरे दिन उस पर हम चर्चा भी कर लेते हैं। दूसरे दिन हम क्या करते हैं? उस पर हम चर्चा भी कर लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों। तो निवेदन है कि जरूर से जरूर आप मेरे प्रिय छात्र क्या करेंगे जी? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और क्या पूछा है? पूछा कुछ नहीं, पूछा है निष्क्रिय शब्दावली। 30 नंबर क्वेश्चन है ये। 30 नंबर, निष्क्रिय शब्दावली क्या होती है यही बताना है। होमवर्क में कमेंट बॉक्स में उत्तर करना होता है और आपको सबको हमारी तरफ से एक एक जो है हार्ट मिलता है और आपको लाइक्स हमारी तरफ से दिए जाते हैं। तो होमवर्क ये आपका है, भूलना मत, इसका आंसर कमेंट होना चाहिए, है ना जी। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप अभी भी संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेना। जो छात्र पैसेज की ट्रिक, पैराग्राफ की ट्रिक वाली वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लेना। ज्यादा बड़ी छोटी सी वीडियो है लेकिन लाभदायक बहुत है, और उसको अप्लाई भी करना, ठीक है जी। ये पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको ज्वाइन करना होता है संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहे अपने एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया जी।